नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां आग का कहर देखने को मिला है। मोटर रिपेयरिंग सेंटर में आग लग गई। आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। करोड़ों के नुकसान की आशंका है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मोहनपुर के पीरगंज की यह घटना सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। कई महंगी गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। देर रात आग से ये अफरा तफरी मची रही। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है और इस आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। बाद में दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका था, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि राहत की बात की किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की आशंका जताई जा रही है। मालूम चला और घटनास्थल पे आने के बाद देखे हम यहाँ पे दमकल अवेलेबल नहीं था और दमकल को सूचना दिया हुआ 2 घंटा हो गया और पिछले 2 घंटे के बाद यहाँ पे पटोरी का जो प्रशासन, चाहे मोहिउद्दीन नगर का प्रशासन को सूचना मिलने के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे दमकल आया। तब तक यहाँ पे देखा जा रहा है कम से कम इस अनन्या ऑटोमोबाइल जो दीपक जी इनका संस्थापक है, इनका लगभग 1.5 करोड़ रुपए का संपत्ति जो है जलकर राख हो गया। मुकेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। मुकेश, लोग कह रहे हैं कि दमकल की गाड़ी अगर मौके पर जल्दी पहुंच जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अभी अपडेट क्या है? जी, देर रात ही आग पर काफी मशक्कत के बाद आग काबू पा लिया गया था। सबसे बड़ी बात है दमकल की गाड़ी की जहाँ तक है तो प्रत्येक थाना में छोटी गाड़ी उपलब्ध कराई गई है और बड़ी गाड़ी के लिए जिला मुख्यालय से जाते हैं और जिला मुख्यालय और मोहनपुर की दूरी करीब, जहाँ पे ये घटना हुई है, करीब 70 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। तो ऐसे में गाड़ी को पहुंचने में वहाँ समय लग जाता है और जो व्यवस्था थी वहाँ पे पहले उस काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन छोटी गाड़ी वहां पर नाकाफी साबित हो और इसी को लेकर के वहां पर जो लोग हैं उनमें गुस्सा था। जो समय पर अगर दमकल की गाड़ी आ जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। वर्कशॉप के अंदर कई महंगी गाड़ियां थी रिपेयरिंग के लिए और भी गाड़ी के लिए वहां पर खड़ी थी, वो सब के सब जलकर खाक हो गया। पूरा वर्कशॉप एक तरह से पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और काफी बड़ा नुकसान हुआ है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। इसी बीच देखिए बड़ी खबर सियासी गलियारे से आ रही है, जहां आज पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है सीएम नीतीश कुमार की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास 7LKM में ये मुलाकात होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और अमित शाह के आवास पर मुलाकात करेंगे। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहां पर भी मौजूद रहेंगे सीएम नीतीश कुमार के साथ। बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं, आज पीएम मोदी से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है और ये मुलाकात खास मानी जा रही है। आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार मुलाकात करने वाले हैं। बिहार में अब गुंडा बैंक नहीं चलेगा। बिहार में अब गरीबों को खून चूसने वाले सूदखोरों की भी खैर नहीं। अब कोई गुंडा बैंक आरबीआई की नियम शर्तों के खिलाफ पैसों का ब्याज पर लगाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज किया जाएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखा। इस प्रकार के जो हरकतें दिख रही हैं उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। बिहार में अब गुंडा बैंक और सूदखोरों पर कानून का डंडा चलेगा। गरीबों को लूटने और शोषण करने वाले गुंडा बैंक हो या गांव और शहरों में बैठे सूदखोर, अब उनकी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। बिहार सरकार ने ठान लिया है कि अब गुंडा बैंक नहीं चलेगा। गरीबों को कर्ज के बोझ तले डुबोने वाले सूदखोरों की शामत आ जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो बिहार के डीजीपी का बयान सुन लीजिए। जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के तहत नहीं है, जो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, उस तरह के बैंक को हम गुंडा बैंक कह सकते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड नहीं है तो गुंडा बैंक हो गया। जो मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, लाइसेंस नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी यदि कर रहा है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो हरकतें दिख रही हैं उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है। बिहार में गुंडा बैंक और सूदखोरी को लेकर पिछले दिनों
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ निर्देश दिया था। सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस ना कोई गुंडा बैंक चला सकता है, ना ही कोई सूद पर पैसा लगा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब किसी ने गुंडा बैंक या आरबीआई के नियम शर्तों के खिलाफ पैसों को ब्याज पर लगाने का काम किया तो उसके खिलाफ बिहार पुलिस बेहद कड़े कदम उठाएगी। गुंडा बैंक को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। बिना निबंधन चल रहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट MFI पर रंगदारी का केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से ऐसी निबंधित और गैर निबंधित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं की पूरी सूची तलब की गई है। ऐसे में सभी अवैध माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने विशेष निर्देश सभी जिलों के SP को जारी कर दिया है। यानी बिहार में अब गुंडा बैंक और सूदखोरों की शामत आने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार साइबर शातिरों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। साइबर शातिरों के चंगुल में बिहार के लोग आ चुके हैं। अब EOU की तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों से बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार अब साइबर शातिरों के चंगुल में फंसता जा रहा है। साइबर अपराधियों का धंधा खूब फल फूल रहा है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। EOU के तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों से बड़ा खुलासा हुआ है। EOU के तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में इस साल 15 दिसंबर तक साइबर थानों में 5,624 केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं NCRP पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित शिकायत दर्ज की है। EOU की तरफ से बताया गया कि इस दौरान 106.30 करोड़ रुपए संदिग्ध खाते में होल्ड भी कराया गया। वहीं 7.36 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस कराए गए। इसके अलावा EOU की साइबर इंटेलिजेंस की टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक कराया है। बात पटना की करें तो सिर्फ पटना में साइबर अपराध से जुड़े 2,472 केस दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ बिहार में भी साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बताते चलें कि वर्ष 2025 के 15 दिसंबर तक बिहार में जो है वो साइबर अपराध से जुड़े हुए जो मामले हैं वो लगभग 5,624 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। वहीं NCRP पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित जो है वो शिकायत की है। बिहार में बढ़े साइबर अपराध की घटनाओं को लेकर EOU के ADG नैयर हसनैन खान ने भी गंभीर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि सभी केस का अनुसंधान तेजी से किया जा रहा है। बहुत जल्द इन कांडों में शामिल अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। आर्थिक अपराध इकाई और जो हमारी साइबर पुलिस स्टेशन हैं सभी जिलों में, उन्होंने बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ लिया है। बहुत अधिक कांडों में अनुसंधान हुआ है, डिटेक्शन भी हुआ है, लोगों पे कार्रवाई हुई है और पैसे को होल्ड करके अब उनके जो रिलीफ के माध्यम से जो उनके पेटिशनर्स हैं उनको दिलाया भी गया है। मगर इसमें लंबी प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। बिहार में साइबर अपराधियों का जाल फैलता जा रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम से बचने के तरीके समझ लीजिए। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि किसी भी तरह से साइबर क्राइम का शिकार हो जाएं या ठगी के शिकार हो जाएं तो तुरंत आपको क्या करना है। तुरंत साइबर सेल या पुलिस में रिपोर्ट करें। बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचित करें। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की मदद लें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। साइबर अपराधी बेहद शातिर हैं। ऐसे में सावधानी और सतर्कता से आप अपने मेहनत और पसीने की कमाई को बचा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी की तारीफ में ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी के त्याग और बलिदान की वजह से हम क्रिसमस मना रहे हैं। रेवंत के इस बयान को एनडीए ने ईसाई समुदाय का अपमान बताया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े और ऐसा बयान दे डाला जिस पर सियासी बवाल मच गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी के त्याग और बलिदान की वजह से हम क्रिसमस मना रहे हैं। तेलंगाना के सीएम का ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం అందరము క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము అని అంటే ఇందులో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పాత్ర వారి త్యాగం ఎంతగానో ఉంది। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस मनाने का श्रेय सोनिया गांधी को दिया। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता इस बयान के बाद बैकफुट पर हैं, तो बीजेपी और जेडीयू ने इसे ईसाई समुदाय का अपमान बताया है। एनडीए ने रेवंत रेड्डी से माफी मांगने को कहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि ईसाई समाज की आस्था और पूरे देश की धार्मिक भावनाओं का भी घोर अपमान है। देश की जनता इस तरह के गैर जिम्मेदार और अपमानजनक बयान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, रेवंत रेड्डी जी का जो बयान है वो सोनिया जी के साथ जो उनका इमोशनल अटैचमेंट है उसको दिखाता है, लेकिन साफ तौर से कांग्रेस पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं। रेवंत रेड्डी जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि धार्मिक भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ भी है। क्रिसमस ईसाई समुदाय का पवित्र पर्व है। इसे किसी राजनीतिक परिवार या व्यक्ति से जोड़ना घोर आपत्तिजनक भी है। तेलंगाना के सीएम अपने बयान से विवादों में घिर गए हैं। सोनिया गांधी का गुणगान करते हुए रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस त्योहार को सोनिया गांधी से जोड़ दिया। अब इस बयान से रेवंत रेड्डी की जमकर फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना सिटी के गया घाट में कुशवाहा कल्याण परिषद के 52वें पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कुशवाहा समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों की सराहना की और समाज की एकजुटता पर बल भी दिया। सम्राट चौधरी ने बिहार में कानून का राज स्थापित करने और राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं पंचायती राज मंत्री दीपक कुमार ने भी 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने और पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में कई विधायक और परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिस तरीके से युवाओं के बारे में भी हम बात कर रहे थे, सरकार ने पिछले 5 सालों में भी युवाओं के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए काफ़ी काम किया। आप सभी लोग जान रहे हो कि लगभग 50 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन किया गया था पिछले 5 सालों में भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे के 5 सालों के लिए लक्ष्य तय किया है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का। उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा भी दिया है। वर्षों पुरानी पारिवारिक सम्मेलन का कार्यक्रम होता है और समाज के सभी लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। साथ में जैसा आप देख रहे हैं सहभोज होता है। अलग अलग जो समाज के लोग अलग अलग अपनी प्रतिष्ठान खोले हैं, उसका प्रचार प्रसार समाज के लोगों को एक तरीके से नेटवर्किंग जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से एक साथ जुटते हैं। समाज के सुख दुख से एक दूसरे से परिचित होते हैं। परिचयात्मक समारोह होता है और समाज को कैसे विकास किया जाए, समाज का कैसे विकास हो, इस संबंध में एक सामूहिक चर्चा होती है। और उसी के नाते आज यह कार्यक्रम है। समाज के अलग अलग लोग यहाँ एकजुट होकर और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 26 दिसंबर से रेलवे यात्रियों की जेब पर असर पड़ने वाला है। रेलवे ने लंबी दूरी की यात्राओं के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इससे ज्यादा दूरी पर सफर करने वालों को ज्यादा किराया देना होगा। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी और एसी दोनों श्रेणियों के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव से रेलवे को अतिरिक्त आय की उम्मीद है। किराए की वृद्धि से रेलवे को इस वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि रेल किराए में वृद्धि होने वाली है। आगामी 26 दिसंबर से रेल किराए में वृद्धि होगी। हालांकि इस रेल किराए की वृद्धि का आम यात्रियों पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि साधारण श्रेणी की 215 किलोमीटर तक किराए में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। यही नहीं,
जो मासिक सीजन के टिकट है इसमें भी कोई वृद्धि नहीं हुई है और एक्सप्रेस में 2 पैसे प्रति किलोमीटर जबकि एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर के दर से टिकट में वृद्धि की गई है और 26 दिसंबर से ये जो किराए हैं वो प्रभावी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो नॉन एसी कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए यात्रियों को मात्र 10 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। हालांकि इस किराए की वृद्धि से रेलवे को 600 करोड़ की अधिक कमाई होगी और इस कमाई से का असर क्या है, लेकिन जो आम यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं राहत है क्योंकि 215 किलोमीटर तक जो आम यात्री हैं जो साधारण जनरल क्लास में यात्रा करते हैं उनके लिए कोई फेयर नहीं बढ़ाया गया है और 215 किलोमीटर से अधिक होने पर फिर 1 पैसे की किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि की गई है और 26 दिसंबर से जो यात्री किराए जो नया किराया है वो प्रभावी हो जाएगा और आम यात्री या यूं कहें कि आम यात्रियों को इससे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। न्यूज़ 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। बाढ़ अनुमंडल के मुकामों में एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका सुषमा गुप्ता पर एसिड अटैक किया है। 2 बाइक सवार अपराधियों ने सरेराह एसिड फेंकने की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला अपना पार्लर बंद कर घर लौट रही थी और तभी घात लगाए बैठे बाइक सवार 2 युवकों ने उसे रोका और अचानक उसके चेहरे पर एसिड फेंककर वहां से फरार हो गए। तेजाब गिरते ही महिला दर्द से कराह उठी और चीखने चिल्लाने लगी। एसिड के प्रभाव से महिला का चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में पीड़िता को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार महिला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मौके पर मोकामा थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की अब जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं। बेखौफ आपको अपराधियों ने एसिड फेंका है। ब्यूटी पार्लर की संचालिका पर हमला किया गया। इधर देखिए ना, इधर देखिए ना। हाँ बस इसी से कौन चीज पूछा, बेगूसराय का रास्ता करने हैं अब पूछा, अब बस चिल्लाने लगा ये। हम बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये आपके साथ जा रहे थे क्या? वो जिनके साथ जिन पर अटैक हुआ वो आपके साथ? आगे वो स्टेशन देने हम लोग को फिर फांसी मिला। हम जात के हैं धोबी है, हम अपराध होते हैं। अच्छा, देखिए आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। महिला पर एसिड फेंकने का मामला बाढ़ से सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यूटी पार्लर संचालिका पर एसिड अटैक किया गया और घात लगाए 2 अपराधियों ने एसिड अटैक किया है। हालांकि क्यों एसिड अटैक किया गया, क्या पहले से कोई रंजिश थी, वो जांच का विषय है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। खबर किशनगंज से, जहां अररिया जिले के सिकटी पररिया के रहने वाले जुल्फिकार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस जांच में युवक जुल्फिकार की हत्या की बात सामने आई। आरोपी मोहम्मद आदम को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने एक कार, 4 मोबाइल, गाड़ी उठाने वाला जैक और एक बाइक बरामद किया है। दरअसल हत्या अवैध संबंध के कारण की गई थी। मृतक जुल्फिकार का आरोपियों की बहन से अवैध संबंध था। जब युवती के भाइयों को अवैध संबंध के बारे में पता चला तो आरोपियों ने धोखे से जुल्फिकार को अपने घर बुलाया, फिर बहन के साथ मिलकर हत्या कर दी। अभियुक्तों से पूछताछ में उन्होंने अपना जो अपराध है उसको स्वीकार किया और बताया कि मृतक का उनकी बहन के साथ अवैध संबंध था, यानी मृतक का जो अभियुक्त गण है उनकी बहन के साथ अवैध संबंध था, जो कि इन भाइयों को स्वीकार नहीं था और अपनी बहन के साथ मिलकर के इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।